बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों की बहुत रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये ऑटोमोटिव और मोटरसाइकिल, मोटर बाइक्स, इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊंगा। उनके सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, मैकेनिकल सिस्टम्स, इनके ऊपर इस वक्त हमारे ज़िया साहब एक दोस्त हैं सऊदी अरेबिया से, उनकी बहुत रिक्वेस्ट थी कि एयर कंडीशनर सिस्टम के ऊपर वीडियोस बनाई जाएं, कि उसमें गाड़ी का जो एयर कंडीशनर है उसको एक्सप्लेन किया जाए कि कैसे काम करता है, क्या कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से उसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम होता है। बहरहाल मैं इलेक्ट्रिकल और उसका जो फ़िज़िकल और मैकेनिकल डायग्राम है वो भी साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि किसी किस्म की कोई कमी ना रहे और मुकम्मल एक चीज़ आपके पास हो। तो दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है आप दोस्तों से कि अगर ये आपका काम है या नहीं है, वीडियो को ज़रूर देखिए और शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूँगा कि जो आपको एयर कंडीशनर के अलावा, गाड़ी के अलावा, आम लाइफ में भी अगर आप इलेक्ट्रिकल का कुछ भी काम या इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो इस तरीके से है। अब हम जो है तो एक टिपिकल डायग्राम मेरे हाथ में है। होता क्या है, इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो इसका कंप्रेसर है, जो इसका हार्ट कहलाता है। कंप्रेसर क्या करता है? गैस को कंप्रेस करता है, रेफ्रिजरेंट को। ठीक है जी। इसके बाकी के हिस्सा हर एक अहम है, लेकिन कंप्रेसर चूँकि सबसे अहम मैकेनिकल पार्ट इसका होता है, तो इसके बारे में मैंने सबसे पहले बात की। इसके बाद इसका जो है तो एवापोरेटर एक हिस्सा है जो कूलिंग करता है, गाड़ी के अंदर लगा होता है, पैसेंजर कंपार्टमेंट में लगा होता है। ठीक है जी। पाइप्स और एलुमिनियम का स्ट्रक्चर होता है, सीधी एक पाइप जैसे कि ये गई हुई है, कॉयल बनाया हुआ है और एलुमिनियम के फिन्स इसके ऊपर लगे होते हैं, तो इस तरीके से होता है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर जो बड़ा पार्ट दूसरा है वो कंडेंसर है। इसका कंडेंसर गाड़ी के सामने, रेडिएटर के सामने लगा होता है, बिल्कुल। ठीक है जी। ये गर्म होता है अच्छा खासा, जो आपकी कंपार्टमेंट की जितनी गर्मी है वो यहाँ रेडिएटर के थ्रू बाहर निकल जाती है। गाड़ी का एयर कंडीशनर असल में क्या करता है? कूलिंग नहीं करता। याद रखिएगा, कोई भी एयर कंडीशनर दुनिया में कूलिंग नहीं करता। कूलिंग इसकी सिर्फ एक इफ़ेक्ट होता है जो हमें मिलता है, बल्कि वो ये करता है कि ये हीट पंप होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बहुत सारे दोस्तों को, एयर कंडीशनर का काम करने वालों को भी इवन ये पता नहीं है कि एयर कंडीशनर, वो कहते हैं एयर कंडीशनर कूल करता है। एयर कंडीशनर कूल इस तरीके से करता है कि वो उसका रिजल्ट होता है हीट ट्रांसफ़र का। हीट ट्रांसफ़र क्या होती है? हीट ट्रांसफ़र ये होती है कि जो कंपार्टमेंट के अंदर जो हीट है, जो आपके कंपार्टमेंट के अंदर जहाँ आप बैठते हैं, वहाँ की जो हीट होती है, इसको ये निकाल लेता है, ले लेता है इन पाइप्स के, इस पाइप के ज़रिए ये वापस यहाँ पे फेंकता है। और ये कंडेंसर के ऊपर जब बाहर की हवा लगती है, ये अच्छा खासा गर्म होता है। वो गैस जो है, जो इसके अंदर गैस सर्कुलेट होती है, वो हीट को अपने साथ ले आती है। और ये हीट के ऊपर जब हवा पड़ती है बाहर की, या पंखे की, या जो है तो जब गाड़ी चल रही होती है तो बाहर से जो इसके ऊपर हवा पड़ती है, तो वो हवा में वो हीट चली जाती है। तो ये हीट, जो कंपार्टमेंट की हीट थी, वो आप ले आए, गाड़ी के सामने आपने रख दी और सामने से हवा में चली गई। ठीक है जी। और जो गाड़ी के अंदर का जो हिस्सा है कंपार्टमेंट, वो आपको कूल फील होता है, वो ठंडा फील होता है। ठीक है जी। ये है कूलिंग। ठीक है। तो कूलिंग नहीं पैदा की जा सकती, बल्कि हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है, ये याद रखिए। ठीक है। अच्छा, ये गैस जो ठंडी होके, अच्छा इसके बाद हम ये क्या करते हैं? अच्छा, इसके बाद पार्ट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। दूसरा पार्ट कंडेंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है ये रिसीवर ड्रायर है। ये कभी कभी इस तरह अलग सेल की शक्ल में होता है, जिस तरह ये है कैपेसिटर, बड़े कैपेसिटर की शक्ल में। कभी कभी ये इसी के साथ ही साइड पे बनाया होता है, जिस तरह टोयोटा में इसके साइड पे ही बनाया हुआ होता है। ये इसका काम ये होता है कि अगर कोई डिबरी, कोई गंद बला, कोई कचरा वगैरह गैस के अंदर हो, तो वो उसको रोक के रख लेता है अपने पास। ठीक है जी। और उसको लाइन में नहीं गुजरने देता, क्योंकि यहाँ जो ये पार्ट है एक्सपेंशन वाल्व, ये बहुत अहम चीज़ है। इसमें छोटे छोटे अपर्चर सुराख होते हैं। अगर कचरा आ जाए और उसमें फंस जाए तो आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम नहीं करता, जाम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है जी। तो इसको बचाने के लिए यहाँ एक ड्रायर लगा दिया जाता है, ताकि इसमें साफ़ सुथरी गैस गुजरे। ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हाई प्रेशर को लो प्रेशर में करना। यहाँ तक गैस जो आ रही है ये हाई प्रेशर होती है, यहाँ से एकदम से लो प्रेशर जाती है। ये गैस का उसूल है, ये थर्मोडायनेमिक्स में आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कि अगर एक हाई प्रेशर से आप लो प्रेशर की तरफ ले जाएं गैस को, तो वो एक्सपेंड होता है एकदम से, और वो जो है ठंडा हो जाता है। ठंडा इस तरीके से कि जो कूलिंग का इफेक्ट पैदा होता है, यानी जो एवापोरेशन के ज़रिए जो कूलिंग का इफेक्ट पैदा होता है, वो ठंडक जो है यहाँ से वो अपने इर्द गिर्द की हीट को ले लेता है। ठीक है जी। इर्द गिर्द की हीट को ले लेगा और फिर इसको बाहर निकाल लेगा, इस तरीके पे, जिस तरह मैंने आपको पहले समझा दिया। ठीक है जी। यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है, यहाँ ट्रांसफ़र होती है, यहाँ हीट एक्सचेंजर्स हैं, ये हीट एक्सचेंजर है, ये हीट एक्सचेंजर है। ठीक है जी। अच्छा, अब होता किस तरीके से है? होता इस तरीके से है कि ये जो इसका हाई प्रेशर ये वाला हिस्सा है, मैं आपको रेड कलर में दिखा दूं कि ये सारा जो है ये हाई प्रेशर है। ठीक है जी। इस तरीके से इसमें गैस सर्कुलेट करती है और यहाँ से फिर इसके अंदर से होती हुई, ठीक है जी, इस तरीके पे यहाँ तक हाई प्रेशर चल रही होती है।
ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद लो प्रेशर का सर्किट आता है। लो प्रेशर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है जी, और ये चलता हुआ ये ऑपरेटर में ये पूरा लो प्रेशर होता है और यहाँ तक कंप्रेसर तक आता है। कंप्रेसर के अंदर फिर ये दोबारा जो है हाई प्रेशर बन के वापस यहाँ पे हाई प्रेशर में कन्वर्ट होके चला जाता है। अब चार्जिंग जो की जाती है वो इस लो साइड पोर्ट के ऊपर, लो साइड टैप के ऊपर चार्जिंग की जाती है। गैस यहाँ पे चार्ज की जाती है, ठीक है जी, ये वाली। अच्छा, अब इसका जो सिस्टम आपने देख लिया। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। इसका जो है तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इसका ये कंप्रेसर में होता है। कंप्रेसर के यहाँ पे एक कॉयल होती है, ठीक है जी, एक कॉयल होती है। कॉयल क्या करती है? कॉयल इसको मैग्नेटाइज करती है। कॉयल के एक सिरे पे 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। स्विच्ड सप्लाई होती है, वो आती है और वो इसको मैग्नेट बनाती है, इसके क्लच को पकड़ती है। इसके ऊपर पुली लगातार इंजन के साथ ये घूम रहा होता है। जब यहाँ पे इंगेज होता है, 12 वोल्ट की सप्लाई इसको मिलती है तो इंगेज हो जाता है, कंप्रेसर अपना काम शुरू कर लेता है। अदरवाइज़ ये पुली फ्री घूम रही होती है इंजन के साथ और इस गैस को ये कंप्रेस नहीं करता। जब हम स्विच ऑन करते हैं एयर कंडीशनर को तो यहाँ पे 12 वोल्ट पहुँचते हैं और इसको मैग्नेटिस बना लेते हैं, मैग्नेट कर देते हैं। टेम्प्रेरी मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और वो फिर इसको जो है तो पकड़ के रखता है क्लच और ये सिस्टम काम करता है। एक सिस्टम ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे एक फ़ैन होता है, एक या दो या तीन फ़ैन होते हैं, ठीक है जी, गाड़ी में, जो कि इसको हवा दे रहे होते हैं। इसको भी 12 वोल्ट चाहिए, ठीक है जी। ये रेडिएटर कूलिंग फ़ैन कहलाता है या कंडेंसर कूलिंग फ़ैन भी इसको कह लो या कुछ भी इसका नाम दे दो, ठीक है। इसको चलने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई दरकार है, ठीक है जी। अच्छा, एक अगली चीज़ यहाँ पे होती है, इसके साथ होता है ब्लोअर, ठीक है जी। उसकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है। ये ब्लोअर भी एक मोटर होती है एक्चुअली। इसको भी 12 वोल्ट चाहिए हैं चलने के लिए। ये इस मकसद के लिए होता है कि जो गाड़ी की जो इंटरनल कंपोनेंट उसकी हवा है कंपार्टमेंट की, वो इसके अंदर घुमा सके और आपको ठंडी हवा अंदर मिले, ठीक है जी, इस तरीके से है। अच्छा, अब हमारे पास 3 कंपोनेंट हो गए। एक रेडिएटर कूलिंग फ़ैन या कंडेंसर कूलिंग फ़ैन, दूसरा कंप्रेसर, तीसरा ये जो है हमारा ऑपरेटर का ब्लोअर मोटर। ये ब्लोअर है, ब्लोअर इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है जी, ब्लोअर हो गया। अच्छा, अब होता क्या है, एक आम आदमी अगर इसकी सर्किट डायग्राम को ड्रा करने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल सिंपल जो जहन में आता है, ठीक है जी, हम वो बनाते हैं और फिर उसके बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है जी। इसका सिंपल सा डायग्राम ये बन सकता है कि अगर हमारे पास स्विच है गाड़ी का, ठीक है जी, ज़ाहिर सी बात है जब स्विच ऑन हो, ठीक है जी, ऑन हो स्विच तो ऑन की पोजीशन में या स्टार्ट की पोजीशन, रनिंग की पोजीशन में, रन की पोजीशन में, ऑन नहीं बल्कि रन की पोजीशन में जो है तो हमारा एसी चले। और ये एक स्टार्ट पोजीशन होती है, एक जो है वो एक्सेसरी पोजीशन होती है या ऑन पोजीशन होती है, उसके बाद जो है हमारे पास ऑफ पोजीशन होती है, ठीक है जी, ऑफ। अच्छा, जब हमारे पास यहाँ रन की कंडीशन में पावर आए, इसके बाद एक फ्यूज़ लगा हो, ठीक है जी, ये पावर जाए एयर कंडीशनर का जो स्विच है इस पे जाए, जो इसको ऑन ऑफ करे, एयर कंडीशनर का ऑन ऑफ और किसका, एसी का, ठीक है जी, ये। अच्छा, इसके बाद एक हमारे पास ऐसा सिस्टम हो कि जिसमें हम जो है तो इस कंप्रेसर को ऑन ऑफ कर सकें एक थर्मोस्टेट के ज़रिए। थर्मोस्टेट का स्विच हो, ठीक है जी, जो ऑटोमेटिकली जब कूलिंग पूरी हो जाए यहाँ पे तो ये इसको ऑफ़ कर सके। इसके बाद फिर हमारे पास एक जो है तो कंप्रेसर आ जाए, ठीक है जी, जो हमारा ये कंप्रेसर है ये आ जाए और कंप्रेसर को जो 12 वोल्ट दरकार हैं वो यहाँ पे आए और फिर अगला सिरा इसका ग्राउंड हो, ठीक है जी, इस तरीके से है। अगला ब्लोअर, जो हमारा ये ब्लोअर है, ठीक है जी, ब्लोअर का के लिए एक ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि ब्लोअर की मोटर लगी हो, ठीक है जी। उसके बाद फिर ब्लोअर में कोई 3 स्पीड्स होती हैं हमारे पास, तो एक रजिस्टर, एक मतलब 3 रजिस्टर का सेट जो कि, और एक ऑफ पोजीशन और एक ऐसा स्विच और दूसरा इसका अगला सिरा इसका ग्राउंड, ताकि हम इसमें ऑफ, हाई, M1, M2, M3 ये 3 स्पीड हम इसमें 3 या 4 स्पीड, हाई के साथ 4 स्पीड हम इसमें सेलेक्ट कर सकें इस तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि इस तरह का सर्किट काम नहीं करता। इसकी वजह क्या होती है कि ये जो है ये तकरीबन 4 से 5 एम्पेयर तक का करंट लेता है, ठीक है, 4 या 5 एम्पेयर का करंट इसका होता है। सेम 4-5 एम्पेयर का करंट ब्लोअर मोटर का होता है, ठीक है जी। अच्छा, साथ ही साथ एक और इंतज़ाम हमने इसके लिए भी किया हो कि ये मोटर भी चले, तो कोई 8-10 एम्पेयर तक का करंट इसका भी होता है, ठीक है जी। ये
जो कंडेंसर कूलिंग फ़ैन है, ठीक है। तो ये सारे करंट मिला के कोई हमारे 15-20 एम्पेयर तक का करंट बन जाता है। तो 15-20 एम्पेयर का करंट अगर हम इस तरह से लाएं और इस तरह के स्विचेस के ऊपर इसको गुजारें, ठीक है जी, तो वो कोई फिजिबल बात नहीं बनती। इसलिए ये प्रैक्टिकली ये सर्किट ठीक नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अगर कोई बंदा इस तरह का सर्किट बना लेगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है जी। प्रैक्टिकल सर्किट बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकल सर्किट, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सर्किट, लेकिन वो भी 100% नहीं। 100% के ऊपर हम फिर बाद में जाएंगे जब आप एक दफ़ा इसको समझ जाएं। तो प्यारे दोस्तों, ये सर्किट जो हमने बनाया है इसकी हम कुछ बेहतर शक्ल बना सकते हैं। वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कोशिश किया, लेकिन यहाँ अच्छे से नहीं बना, तो यहाँ मैं आपको बना के देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है जी। हम इस तरह कर सकते हैं कि जो हमारे पास स्विच पावर आ रही है स्विच की तरफ से, ये जो रन की कंडीशन है, रन, स्टार्ट, ऑन और ऑफ। अगर हम रन से पावर लें, इसको एक फ्यूज़ लगाएं, उसके बाद यहाँ इसको ले आएँ, और फिर जो है तो एसी का स्विच, एसी का जो ऑन ऑफ स्विच है वो लगाएं। उसके बाद फिर जो है हम इसको नीचे ले जाएं, और फिर थर्मोस्टेट कंट्रोल स्विच, और उसके बाद जो है तो हम यहाँ इसको ले आएँ और एक रिले की कॉइल जो है उसको, फिर उसके बाद ग्राउंड, ये इसको लिख लें RL1, ठीक है जी। रिले लगाने इस सर्किट में। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि गाड़ी के सर्किट में रिले क्यों लगे, और रिले का पर्पज़ होता है, इसका बाकायदा मकसद है, और मकसद इसका ये है कि रिले जो हैं वो पर्पसली ये लोग लगाते हैं, और उसका फंक्शन ये होता है कि आपका पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, कंट्रोल और पावर के अंदर सर्किट बन जाए। तो हम ये पावर का कंट्रोल का अलग ड्रा कर रहे हैं, पावर जो है वो रेड कलर में ड्रा कर दूंगा मैं आपके सामने। अच्छा, इसके बाद यहीं से ही एक और हम ले लें और एक रिले RL2 लगा लें, RL2, ठीक है जी, और इसको ग्राउंड कर दें। फिर एक और रिले हम लगाएं जिसका नाम हो RL3, ठीक है जी। अब 3 रिले हमारे लग चुके हैं। अब हम ये करें कि इधर एक जो है तो पावर जो हमारे पास बैटरी से आ रही है BT+, ठीक है जी, जो हॉट ऑल द टाइम होती है, हर वक्त ये बैटरी से पावर आ रही होती है, वो लाइन से हम जो है तो एक फ्यूज़ लगाएं, ठीक है जी। एक फ्यूज़ यहाँ पे लगाएं, और उस फ्यूज़ के साथ ये करें कि जो हमारा कॉन्टैक्ट है, ये वाला कॉन्टैक्ट जो है इस रिले का RL1 का कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लें, और इसके साथ हम अपना कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर की जो कॉइल है उसको हम यहाँ पे ऑन करें, ठीक है जी। तो जब ये रिले ऑन होगा, यहाँ पे पावर मिलेगी, ये मिल जाएगा, और यहाँ से पावर आएगी और कंप्रेसर को ऑन कर देगी। फिर इसके बाद एक और फ्यूज़ यहाँ पे हम लगाएं, और जो है तो RL2 का जो कॉन्टैक्ट है, रिले 2 का जो कॉन्टैक्ट है उसको हम लगाएं, और यहाँ पे जो हमारे पास ब्लोअर की मोटर है उसके साथ हम इसको लगा दें, या ब्लोअर की मोटर के साथ ग्राउंड, या फिर यहाँ पे जो है तो रेजिस्टेंसेस जो भी सिलसिला है, ठीक है जी, जो स्पीड के लिए होती हैं, उसके बाद यहाँ पे उसका स्विच, और फिर उसका यहाँ पे ग्राउंड, इस तरीके से कर लें। अच्छा, एक और तीसरा फ्यूज़ हम यहाँ पे डालें, ठीक है जी, और एक और रिले जो हमारा RL3 है उसका कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करके हम जो है एक और मोटर जो कि रेडिएटर कूलिंग फ़ैन की मोटर हो उसका ग्राउंड कर दें, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया कंप्रेसर। इसके बाद ये हमारा हो गया ब्लोअर, और ये हमारा हो गया कंडेंसर कूलिंग फ़ैन। तो अब देखिए इस सर्किट का, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ये अलग है और ये अलग है। इलेक्ट्रिकली दोनों का कनेक्शन कोई नहीं है, बल्कि इसका मैग्नेटिकली ये रिलेज के थ्रू इसका कनेक्शन बनता है, ठीक है जी। तो हमने पावर अलग कर दिया और कंट्रोल अलग कर दिया, तो ये सर्किट यकीनन चलेगा, गाड़ी में काम देगा, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर भी फ्लॉस हैं। फ्लॉस क्या हैं कि पहली फ्लॉ ये है कि इंजन जैसे ही स्टार्ट होगा, हमारा कंप्रेसर मतलब स्विच ऑन होगा, कंप्रेसर हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है जी। ये मोटर भी ऑन हो जाएगी, ब्लोअर की तीसरी मोटर भी ऑन हो जाएगी, और अच्छा खासा लोड जो है बैटरी पे पड़ना शुरू हो जाएगा, गो कि हमारी गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो ये एक फ्लॉ हो गया। इसको दूर करने के लिए नेक्स्ट सर्किट पे जब हम असल सर्किट में आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर एक और मसला इसमें ये आता है कि जो है तो इसमें सेफ्टी नहीं है, जो सेफ्टी है वो भी ज़रूरी है। और तीसरी बात ये है कि जो हमारा ये जो थर्मोस्टेट है, ये भी मैकेनिकल टाइप थर्मोस्टेट इसमें लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए था, और इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट इस तरीके पे काम नहीं करेगा, उसके लिए अलग से कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, वो अगले सर्किट में हम डिस्कस करेंगे। चौथी बात ये है कि जब गाड़ी आपका एयर कंडीशनर ऑन हो जाए तो फिर गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जानी चाहिए, और इसके लिए कुछ इंतज़ाम जो है वो करना पड़ेगा, वो इसमें नहीं है।
ठीक है। यकीनन ये सर्किट बड़े फ्लॉ तरीके से काम तो करेगा और बड़े क्रूड तरीके से ये सर्किट काम करेगा। गाड़ी में एयर कंडीशनर्स के इस तरह के सर्किट लोगों ने बनाए होते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन क्या है कि इतने अच्छे नहीं होते, परफॉर्मेंस इनकी ठीक नहीं होती। परफॉर्मेंस अच्छा बनाने के लिए फिर मज़ीद जो है तो इसमें कुछ बेहतरी लाई जाती है, वो नेक्स्ट सर्किट में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो दोस्त इसका काम में आना चाहते हैं, इस काम में, या इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में जानना चाहते हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिल गई होगी। तो देखने के लिए शुक्रिया। थम्स अप ज़रूर कीजिए वीडियो को और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।